शिवराज जी, आपने अभी ये कहा कि हम बिहारी जी के साथ लग गए। जी। सियासत में एक चर्चा है कि अभी जो 2023 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें आपने बिहारी जी को हराने का काम किया। सुमित जी हर गांव में, हर ढाणी में जाते थे, वहीं हम भोजन करते थे, कभी कभी रात्रि को वहां विश्राम भी करते थे। तो सुमित जी ने ये देखते देखते मेरे को एक दिन कही कि भाई साहब, अगर यही काम मैं अगर लूणकंसर में शुरू कर दूं गांव गांव तो कैसा रहेगा। ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं, जैसे आपका जैतारण के विधायक है अभी जो कैबिनेट मंत्री है गहलोत साहब, अविनाश गहलोत, वो मेरे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे। मैं वहां का सूराज संकल्प यात्रा का प्रभारी रहा हूं, तो आज वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे हमारे गुरवीर सिंह है, सरदार सादुल शहर के विधायक, वो मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, सादुल शहर के गंगानगर के जी। तो ऐसे बहुत से मेरे साथी हैं जो आज विधायक भी हैं, तो कहीं वो जिले में जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई है वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। मां अमृता देवी ने कहा सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर कटाकर भी अगर वृक्ष बचता है तो भी सौदा सस्ता है। मेनका गांधी जी हमेशा मेरे से बात करती है। वो जब राजस्थान में ऊंटों के शिकार की या ऊंटों को अवैध परिवहन की जब भी बात आती है, उनका सीधा फोन मेरे पास आता है, उनके कार्यकर्ताओं का फोन मेरे पास आता है, कार्यालय से फोन आता है, और हर संभव मैं उनकी मदद करता हूं। जो वो मुझे कहती है वो काम करके उनको वापस रिपोर्ट करता हूं। ये मुहिम चलाई है कि हम राजनीतिक रूप से, मेरा चैलेंज है कि पूरा बीकानेर जिला नहीं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जो शिकार किए हुए व्यक्ति की सपोर्ट में किसी पुलिस को या वन विभाग के अधिकारी को टेलीफोन करके उसको बचाने की हिम्मत रखता हो। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें 36 कौम का हमें सहयोग मिला। अच्छा, मुझे तो एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं और एक वन्य जीव घायल पड़ा है, अब मैं आपके संगठन से संपर्क कैसे करूंगा? आप अगर कहीं भी घायल आपको मिले और जिस भी व्यक्ति के, आपके जिले के, प्रदेश के, राष्ट्रीय के किसी भी व्यक्ति के कोई नंबर है जी, कोई भी विश्नोई का अगर आपके पास नंबर है, किसी भी विश्नोई का पास आपको नंबर है, तो उस विश्नोई को आप टेलीफोन कर सकते हो। वो प्रत्येक व्यक्ति हमारा सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से लेकर अनेक विधानसभाओं के प्रभारी के अलावा बहुत से संगठनात्मक पदों पर रहे। आप अभी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पदभार संभाले हुए हैं। इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में साथ रहे व्यक्ति आज बड़े बड़े पदों पर हैं और इनसे सीखे कामों को मुक्त कंठ से सार्वजनिक तौर पर भी कहते हैं। जहां बिश्नोई समाज के लोग बाकायदा जीव जंतुओं से न केवल अपार प्रेम करते हैं, बल्कि इनकी रक्षा के लिए खुद की जान तक देने से नहीं चूकते। आप उसी जीव रक्षा सेना के हरावल दस्ते के सैनिक हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शिवराज बिश्नोई। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। शिवराज जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज मोहन जी। शिवराज बिश्नोई, राजनेता, पर्यावरणविद या समाज सेवी, किस नाम से जान सकते हैं? देखिए, मेरी हॉबी है पर्यावरण रक्षा, जीवों की रक्षा। ये मेरा बचपन से एक हॉबी है, जिसको मैंने एक सामाजिक सिस्टम में इसको लाया हूं, और धीरे धीरे इसका मेरे 20 वर्षों से मेरी जिंदगी में ये मेरा अभिन्न अंग बन चुका है। परंतु राजनीति मैंने 2005 से एक पार्षद का चुनाव लड़के और वहां से शुरुआत की जी, जिसकी आज तक मैं उसको, पार्षद के चुनाव के बाद में मैं नोखा का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे का प्रदेश मंत्री रहा। उस बहाने मुझे पूरे प्रदेश में प्रवास का अवसर मिला। फिर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, विभिन्न विधानसभाओं का प्रभारी रहा, लोकसभाओं का प्रभारी रहा। मुझे 2005 से लेकर आज तक किसी राजनेता को कोई इलेक्शन लड़ने का तो मुझे कोई अवसर नहीं मिला, परंतु मैंने संगठन में
बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। संगठन की रीति नीति को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। 2014 में मैं माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के लिए वडगांव विधानसभा का प्रभारी के रूप में गया, वहाँ वडगांव गुजरात में। जी। मोदी जी से प्रथम बार वहाँ में मिलने का अवसर मिला और हमने समझा कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, पन्ना प्रमुख क्या होता है। ये बात 2014 में हमारी टीम और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उसी का बेनिफिट हमने पूरे राजस्थान में युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के माध्यम से विभिन्न जिलों के संगठनों में प्रभारी के रूप में जाकर नीचे तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया। और ये सतत क्रम आज भी मुझे करने में मुझे अच्छा लगता है और मैं राजनीति में फुल फ्लैश रुचि लेता हूँ। मुझे बेहद आप उस हिसाब से समझते हो कि किसी व्यक्ति को कोई चुनाव लड़के ही वो नेता बनता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता अगर वो संगठन में और किसी भी जगह काम करके भी अपने क्षेत्र के लोगों का भला कर सकता है, किसानों का भला कर सकता है, युवाओं का भला कर सकता है, ये एक क्षमता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है, जिसको हम सतत लेके आगे चल रहे हैं। तो आप अपने आप को राजनेता कहलाना पसंद करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर हैं, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता कहलाना चाहेंगे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कहलाने में भी हमें गर्व महसूस होता है। आपको राजनीति करते हुए लंबा समय हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे जो लंबा टेन्योर है, इसमें आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई? देखिए, हमारे सामने चुनौती, मेरे को अधिकतर संगठन में काम करने का मौका मिला। हमारी एक नोखा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें मेरा गांव आता है और मेरी क्षेत्र था जी। तो मैंने कभी ये सोचा कि भी मैं यहाँ से मेरा कभी भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा तो करूँगा। परंतु मैं युवा मोर्चा का जब मंडल अध्यक्ष था तो वहाँ मैंने गांव बूथ कमेटियां बनाई। युवा मोर्चा के माध्यम से जितना कुछ हो सकता था, पार्टी से, मूल पार्टी ने जितना काम किया उससे बढ़कर युवा मोर्चा ने वहाँ काम किया, एक माहौल खड़ा किया। सबसे पहले वो SC/ST सीट से हटकर जनरल सीट आई। उसके बाद में जब टिकटों की बात आई तो हमारे बड़े भाई बिहारी लाल जी को वहाँ से टिकट मिल गया, तो हम उनके साथ लग गए और लगातार अभी वही क्रम चल रहा है। वो प्रथम बार जीते, दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिला, तीसरी बार हम भी साथ लग के उनके टिकट, तो कुल मिला के एक टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। उसी क्षेत्र में कम से कम 10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो योग्यता रखते हैं, जो उम्मीद भी रखते हैं कि हमें भी संगठन में कभी मौका मिलेगा, परंतु टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। और संगठन की रीति नीति है कि संगठन के अनुशासन के हिसाब से आपको जिसको टिकट मिले उसके साथ लगना होता है। आपको लगता नहीं कि आपके कहीं न कहीं काम करने में कमी रही है? अन्यथा बिहारी जी से पहले आप बीजेपी में हैं, बिहारी जी उस समय जॉब करते थे, सरकारी जॉब में है, वो आए और टिकट लेकर के आ गए सीधे। देखिए, ये टिकट मिलने में बहुत सी परिस्थितियां काम करती है। उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, हो सकता है उन फैक्टरों तक, उन व्यक्तियों तक मेरी पहुंच नहीं थी। ऐसे कौन से? मैं ग्राउंड का कार्यकर्ता था और टिकटों के लिए उस टाइम तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा भजन लाल जी थे और बड़े हमारे समाज के नेता जैसे जसवंत जी और बड़े नेता थे। उन नेताओं ने भजन लाल जी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट की कि बिहारी जी को टिकट दे दी जाए और उस टाइम बिहारी जी को टिकट मिल गई। हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैंने कहा हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की भूमिका में रहेंगे और आज भी कर रहे हैं प्रयास कि जब कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा तब तक यही है कि वो संगठन में अनुशासन से काम करे। शिवराज जी, आपने अभी ये कहा कि हम बिहारी जी के साथ लग गए। जी, सियासत में एक चर्चा है कि अभी जो 2023 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें आपने बिहारी जी को हराने का काम किया। नहीं, ये बिल्कुल वो उन लोगों के ये आप ये मान लो कि कयास मान लो या उनकी नेगेटिव अप्रोच मान लो। मुझे इस 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली थी संगठन प्रदेश की तरफ से 23 में कि मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की ओर से हमारे राजस्थान के सह प्रभारी और स्टार प्रचारक कुलदीप बिश्नोई जी का समन्वयक के रूप में एक मुझे नियुक्ति दी जी प्रदेश ने, और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम में लगे हुए,
और आपको पश्चिमी राजस्थान का पूरा जिम्मा है, गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर सांचौर तक। तो कैंडिडेट से बात करना, उसकी डिमांड क्या है, किस स्टार प्रचारक की डिमांड है, फिर जिले तक, जिले अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश को, प्रदेश से सेंटर को, ये एक समन्वय बनाकर उनके ऑर्डर, उनके वाहनों की व्यवस्था, उनके सारी व्यवस्था करके उसकी मीटिंग को व्यवस्थित करना, उस जगह पहुंच के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाना, व्यवस्थित तरीके से करना बहुत बड़ा टास्क था। मुझे वो दिया गया, वो मैं पूरा टास्क लगभग 22 विधानसभाओं में मैं हमारे स्टार प्रचारक जी और सह प्रभारी जी कुलदीप जी को लेके गया हूं। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे को इसमें मिल गई थी चुनाव में। अगर मुझे कोई न कोई अगर दायित्व है, जिला संगठन या विधानसभा प्रभारी या बिहारी जी के इस बात में कह देते भाई आपको नोखा लगना है, तो मुझे जरूरी नहीं थी उस वो दायित्व कोई लेवे, ये दायित्व कर सकते थे। फिर भी मैंने बीकानेर में उस यात्रा को, बीकानेर तक तो मैं लाया, बीकानेर के बाद में उस यात्रा को मैंने दूसरे मेरे मित्रों को माध्यम से सौंपा और उसका कोऑर्डिनेशन मैं ऑनलाइन करता रहा। और मैंने यहाँ नोखा के अंदर जो पिछले 5-6 दिन थे उनमें मैं पूरा दिल खोल के लगा। मेरी बिहारी जी से बहुत अच्छी तरीके से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आपको इस बार हमने तय किया कि हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर अटे रहना है। तो मुझे, मेरे गांव के 3 बूथ हैं और 3 बूथ पर मुझे पूरी जिम्मेवारी दी गई। उन 3 बूथों में 2018 की बजाय प्रत्येक बूथ पर 100 से 150 वोट मेरे अधिक है। इसलिए हमारा जो दायित्व मुझे मिला, जो जिम्मेवारी मुझे मिली, अगर मुझे पूरी विधानसभा की कोई जिम्मेवारी देते हैं कि ये आपको कोऑर्डिनेशन करना है, वो करता। अब क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा अंतर, हमने वोट, अच्छे वोट प्राप्त किए इस बार, 36 कौम के वोट प्राप्त किए। कोई जो कॉम्बिनेशन रहा, जैसे एक निर्दलीय का 33,000 वोट ले जाना, वो भी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही विचारधारा के वोट थे। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की बातें, ना तो ये बात बिहारी जी कहते हैं, ना कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और उनको किसी न किसी टाइप का ये करके या हमेशा के लिए एक विवाद रखना। मैं संगठन में काम करता हूं, वो चुनाव लड़ते हैं, हमारा कभी आपस में कोई मतभेद नहीं रहा। अच्छा, एक बात और बताओ, जब मंत्रिमंडल बना, सुमित गोदारा जी कैबिनेट मिनिस्टर बने, बीकानेर आए, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि शिवराज बिश्नोई ने मुझे भाजपा की रीति और नीति समझाने का काम किया। देखिए, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है इस प्रदेश में जिनको मुझे संगठन का एक माध्यम मिला था और उस संगठन से जैसा काम मैंने किया, जिस तत्परता से मैंने काम किया, तो मेरे बहुत से साथियों को भी मैंने काम भी किया, उनको साथ भी लेके चला, उनको विभिन्न जो मैं पद दिला सकता था, दे सकता था, वो मैंने किया। उसी में मेरा भाई, छोटा भाई सुमित गोदारा भी है। सुमित गोदारा, मैं मंडल अध्यक्ष नोखा होता था उस टाइम, ये जिले के उपाध्यक्ष थे जी। और इनको नोखा का प्रभारी लगाया गया। हमारे राजवी साहब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, जितेंद्र जी। तो सुमित जी मेरे साथ रहते थे और सुमित जी के पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी एक। तो सुमित जी ने कहा कि गर्मी का टाइम में मेरे पास एक जीप हुआ करती थी युवा मोर्चा के हिसाब से, तो उन्होंने कहा गर्मी के हिसाब से मेरे पास गाड़ी है, ये लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो। हम दोनों बीकानेर रहते थे, दोनों साथ जाते थे और एक एक गांव में जा जाके और 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली बनाना, उनके नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उनको हर सरकार की योजना, संगठन की रीति नीति, ये सब चीजें सिखाते थे और पूरा एक उसकी बुकलेट हमने बनाई। सुमित जी हर गांव में, हर ढाणी में जाते थे, वहीं हम भोजन करते थे, कभी कभी रात्रि को वहां विश्राम भी करते थे। तो सुमित जी ने ये देखते देखते मेरे को एक दिन कही कि भाई साहब, अगर यही काम मैं अगर लूणकंसर में शुरू कर दूं गांव गांव तो कैसा रहेगा। मैंने कहा भाई जरूर करना चाहिए आपको। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैं ऐसा करने में और समय निकालने में सक्षम हूं। तो मैंने उनका कहा कि आपकी हर तरह की संगठनात्मक जो भी आपको जरूरत है वो मैं आपके साथ हूं। और वो काफी, कम से कम 3-4 महीने मेरे साथ रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ के वैसा का वैसा उन्होंने इंप्लीमेंट किया और उसी लूणकंसर में। और आज उसके बाद में उनको विधानसभा का टिकट भी मिला। आज वो दोबारा से जीत के कैबिनेट मंत्री बने। ये मैं तो अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूं कि एक मेरा साथी, और ये कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में जिले के कार्यालय में आकर सार्वजनिक रूप से मीडिया और संगठन के सामने कहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं
जैसे आपका जैतारण के विधायक है अभी जो कैबिनेट मंत्री है गहलोत साहब, अविनाश गहलोत, वो मेरे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे। मैं वहां का सूराज संकल्प यात्रा का प्रभारी रहा हूं, तो आज वो भी कैबिनेट मंत्री है। ऐसे हमारे गुरवीर सिंह है सरदार सादुल शहर के विधायक, वो मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, सादुल शहर के गंगानगर के जी। तो ऐसे बहुत से मेरे साथी हैं जो आज विधायक भी हैं, तो कहीं वो जिले में जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई है वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो इस बात का मान सम्मान रखते हैं या इस बात को वो याद रखते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा बड़ापन है। इसके लिए मैं सुमित जी को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। आपको जलन नहीं होती? ना ना ना, ऐसी बात मेरे, देखो जो आदमी मुझे ये कहे, देखो गुरु जो होता है ना, गुरु की उपमा आप किसी को दे दें, आप चाहे छोटे से छोटे पढ़ाई करने वाले को दे दे, चाहे साथी को दे दे, जिससे कुछ सीखा हो किसी ने, वो गुरु या वो व्यक्ति या वो बड़ा भाई किसी आदमी को कितने ही बड़े पद पर देख लो, उसको कभी उससे जलन नहीं होती। ये मैंने महसूस किया है। मैं तो डॉक्टर विश्वनाथ जी की पहली टिकट के लिए भी उनके साथ था और टिकट दिलाने तक, उसके बाद में 3 चुनाव लड़े, 3 चुनाव में हम साथ रहे। ऐसे बहुत से विधायक है। बिहारी जी का पहला चुनाव का पूरा मैनेजमेंट ही मैंने किया, उसके बाद में वो विधायक बन गए, तो अब देखो प्रदेश स्तर के नेता बन गए। तो ये अच्छा लगता है जो मुझे इसके लिए कहता है कि ऐसे बहुत से संगठन के आपको हर जिले में मेरे ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, चाहे वो युवा मोर्चे से हो, चाहे वो किसान मोर्चे से हो, चाहे वो सामाजिक संगठन मेरे अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष में ऐसे कार्यकर्ता की फौज मेरे पास है जो हमेशा ये कहती है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे अच्छा लगता है। गुरु कभी भी शिष्य को बढ़ता हुआ देखकर कभी जलन नहीं होती। ये राजनीति में हो सकता है, गुरु शिष्य के संबंध में कभी नहीं होता। आपको लगता नहीं कि मुझे रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि मेरे साथ के लोग जिलाध्यक्ष है पार्टी में, मेरे साथ के लोग एमएलए हैं, मेरे साथ के लोग प्रधान प्रमुख है, मेरे साथ के लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और मैं कुछ नहीं। हाँ, ये देखिए, मैं कुछ का नहीं कहूंगा। मुझे संगठन में काम करके मुझे संतुष्टि मिली, मतलब ये नहीं परंतु है कि आप कुछ नहीं हो। कुछ का मतलब मेरा ये है कि उनके मुकाबले में मैं नहीं हूं। ये देखिए, राजनीति में बहुत साफ सुथरा सिस्टम है। तो हम सोचते हैं कि संगठन में काम करने वाला और अनुशासन से काम करने वाला व्यक्ति को कभी न कभी मौका मिलेगा। एक विधानसभा के टुकड़े तो नहीं कर सकते जी। और कभी न कभी अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर संगठन की और पार्टी की रीति नीति से वो सब योग्यता रखते हैं जिनको जो रखनी चाहिए। परंतु मौके की बात है, मौका नहीं मिलता तो बहुत से पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, परंतु इस पार्टी को जीरो से ऊपर तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो, ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं दिया, ये मेरा मानना है। इसके उलट यदि आपको कांग्रेस कोई बड़ा मौका दे दे तो क्या आप उस मौके को छोड़ना चाहेंगे या लेना चाहेंगे? नहीं, मैं मतलब हमेशा संस्कार परिवार का सदस्य रहा हूं, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं किसी बड़े पद के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूं। और मेरे पास ऐसे बहुत से अवसर भी आए कि आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ना तो कभी दूसरी पार्टी के लिए, पद के लिए किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचा है और ना कभी सोचूंगा, चाहे मुझे पार्टी से कुछ मिले या नहीं मिले। हम जब सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं तो उसमें एक आपका नाम भी आता है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा में आपने काम किया। मैं थोड़ी सी वो जर्नी जानना चाहूंगा आपकी। देखिए, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ये लगभग 1977 का एक सामाजिक संगठन है जो विश्नोई समाज के 2 बड़े संगठन हैं, उसमें ये संगठन है। 1973 में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का गठन हुआ। 1977 में संत कुमार जी राहड़ जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित थे, हमारे आभोर के रहने वाले थे, वो इसके संस्थापक थे जी। और उन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, इसमें जो बिश्नोई शब्द है वो मां अमृता देवी के लिए है, उसका गठन किया। और इसके उद्देश्य बड़े नेक हैं कि पर्यावरण की रक्षा, पेड़ों की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा के लिए यह संगठन खड़ा किया गया। जैसा कि हमारे बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाओं में है कि
जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, जे बरजत मारे जीव तहां मर जाइए। यहां तक कहा है कि अगर मना करने के बाद भी अगर किसी जीव की हत्या हो रही हो तो उसके लिए खुद को अपने आप का कुर्बान कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं प्राण है, न्यौछावर। प्राण न्यौछावर कर दे। ठीक इसी तरीके से मां अमृता देवी ने कहा, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब सिर कटाकर भी अगर वृक्ष बचता है तो भी सौदा सस्ता है। क्या बात है। तो ये जो खेजड़ली मेला है, जो शहीदी मेला है, इस मेले का जो स्थापना की है वो हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय संत कुमार जी राहड़ साहब ने की है। ये 363 शहीद जो हुए, उनके एक एक व्यक्ति का इतिहास, उनकी जाति, उनकी गोत्र, उनका गांव, जो जोधपुर के 84 खेड़े, उनकी पूरी नियमावली, पूरा सिस्टम करके और वहां पे एक शहीदी स्मारक का निर्माण हमारे संस्थापक जी ने करवाया। और वहां पे ध्वजारोहण, जब तक अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या वहां का प्रदेश अध्यक्ष कोई भी जाकर जब तक उस ध्वजारोहण नहीं करेगा, उनके हाथों जब तक ध्वजारोहण नहीं होगा, तब तक उस मेले का शुभारंभ नहीं होगा। यह है खेजड़ली पर्यावरण मेले का इतिहास। ऐसे ही हमारे संत कुमार जी की एक परंपरा है कि जहां भी लोग वन और वन्य जीवों के लिए शहीद होते हैं, उन शहीदों की याद में उनको पुरस्कार दिलवाना राज्य सरकार या भारत सरकार से, उनके ऊपर शहीदी मेलों का आयोजन करना, यह काम हमारी संस्था करती है। दूसरा यह है कि ऐसे काम जिसमें शिकार को रोकने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, हम वन विभाग के एक सहयोगी अवैतनिक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, हम पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, हमारा अपना एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क से हम शिकारी को और किसी भी घायल और हंटिंग जो भी हमारा घायल जो वन्य जीव है उसको आधे घंटे में पूरे मतलब राजस्थान में कहीं से भी रेस्क्यू कर सकते हैं और उस अपराधी को पकड़वा सकते हैं आधे घंटे में। इतना जबरदस्त नेटवर्क संगठन, ये हमारा संगठन का काम है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि शिकार को रोका जाए। तो शिकार को रोकेगा कब? जब शिकारी हथियारबंद होता है तो उसका सामना कोई नहीं करता। समाज के विभिन्न जो वर्गों के लोग हैं वो उसको देख लेते हैं परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि उसको अपन पकड़ लें या पुलिस को बुला लें, क्योंकि वो दुश्मनी पाल लेता है। परंतु हमारे संगठन में यह है कि अगर उसको देख लिया तो वो उससे सीधा भिड़ने का, उसके पास बंदूक है तो सीधे भिड़ने का मादा रखता है। और इसमें बहुत से हमारे जो जाबाज है या हमारे जीव रक्षा के जो पदाधिकारी है वो हर साल शहीद भी हो जाते हैं। जैसे निहाल चंद जी का आप नजदीक बीकानेर जानते हो, निहाल चंद जी है। अब शैतान सिंह जी हुए थे फड़ौदी के अंदर। ये जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि वन्य जीवों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। उन शहीदों को हम शौर्य चक्र, वीरता चक्र और भारतीय सेना को जो मिलने वाले पुरस्कार है, ऐसे पुरस्कारों से उनके परिवार को पुरस्कृत करवाते हैं। और उनको आर्थिक अगर सहयोग चाहिए तो समाज स्तर पर हम उसको कलेक्शन करके उसको आर्थिक सहयोग भी दिलाते हैं। और जैसे लोहावट का बीरबल खींचड़ का है, बूचो जी का है, ये सारे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मेले हैं, उन मेलों की शुरुआत है वो हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के संस्थापक आदरणीय संत कुमार जी ने शुरू की थी। उस परंपरा को मैंने यहाँ तहसील का जिले का उपाध्यक्ष बन के इस अभियान को मैंने शुरू किया था। उसके बाद में मैं प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। प्रदेश के संगठन मंत्री रहते हुए मैंने पूरे राजस्थान में एक हरित रथ यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में एक यात्रा निकाली मैंने, पर्यावरण जन चेतना यात्रा। उसमें हमारे सारे पदाधिकारी संगठन के लोग थे। उसके बाद में मुझे संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनने से मैंने हर जिले में, तहसील में और ग्राम इकाई तक इस संगठन को खड़ा करके और वन्य जीवों और पर्यावरण रक्षा के लिए एक संगठन जो था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं 10 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा जी। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व मिला। मैं संगठन महामंत्री के दायित्व पर भी 2 साल 3 साल काम किया। अब मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का जो दायित्व दे रखा है उस दायित्व को निभा रहा हूं। मेरी रुचि है और आज भी मुझे सीधा टेलीफोन मेरे पास आता है और मैं इस काम को सतत करता हूं, जिसको मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी हॉबी है और पिछले 20 सालों से कर रहा हूं और ये हमारी धार्मिक भावनाओं में भी है। और मैंने ऐसे हजारों लोगों की भावनाएं चेंज की है और उनको इस अभियान में लगाया है। ये मैं अच्छा मानता हूं। बहुत से सामाजिक संगठन, आज मुझे एक
आज तक पर एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें अंबानी परिवार का एक जी बेटा अभी चल रहा है। हाँ अभी वो एक अपने आप में उसने एक ऐसी चीजों से प्रभावित हुआ है और उसने एक अपना जू और रेस्क्यू सेंटर और सेवा केंद्र खोला है। उसने जू नहीं दिया उसका नाम, उसका दिया है वन्य जीवों के लिए एक सेवा केंद्र। उसकी सोच को मैंने देखा कि एक युवा पढ़ा लिखा जो विदेशों में पढ़ के आया है और वर्ल्ड का बहुत 1-2 नंबर का धनवान व्यक्ति का बेटा अगर वन्य जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति उसके इतने अच्छे विचार है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि एक दिन कभी मैं वहां जाकर उनको देखूंगा और अपनी जो भावनाएं हैं, वो संपन्न व्यक्ति है, उस संपन्न व्यक्ति ने जो काम किया है उसके माँ बाप को, उसके संस्कारों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत बारीकी से पूरी वाइल्ड लाइफ के बारे में, पूरी इस प्रकृति के बारे में हर चीज को बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो उसी चीज को हम ले रहे हैं, इस मूवमेंट को एक इकोलॉजिक मूवमेंट ऑफ विष्णुइज्म है। इकोलॉजिक मूवमेंट ऑफ विष्णुइज्म पर हमारे कुछ जो रिसर्च करने वाले विदेशी लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हम बताते हैं उनको कि भाई ये मूवमेंट कैसे चल रहा है, कौन सिखाता है विष्णोई को, ये कौन सिखाता है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक जैसा सभी लोग खाना खाते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसको किसने सिखाया कि ये प्रकृति की रक्षा करनी है या पेड़ों के लिए मर जाना है या वन्य जीवों की रक्षा के लिए गोली खा लेनी है, ये किसने सिखाया? ये हमारे संस्कारों में। और हम जो शहीदों के प्रति जो मेले लगते हैं वहां पे वो गुणगान ही उन्हीं के किए जाते हैं कि ये व्यक्ति शहीद क्यों हुआ, तो हम बच्चों को बताते हैं कि इन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए या वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए इनका हम सम्मान करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी मातृशक्ति वो भी गुरु महाराज के संस्कारों को अपनी पीढ़ी में संस्कार के तौर पर देती है। जैसे एक अगर हिरनी का या चिंकारे का माँ मर जाती है तो उसका बच्चा जो है वो बिछुड़ जाता है, तो वो कोई न कोई रेस्क्यू विष्णोई के नाते वो उसको घर ले आती है, तो वो अपने आंचल का दूध पिलाकर भी उसको जीवित रखती है। वो एक मैसेज अपने समाज में तो जाता ही जाता है, परंतु अन्यत्र समाज की महिलाएं भी इसको बहुत अच्छा फील करती है। और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट विदेशों तक गया है और आज जो विष्णोई जाति का जो नाम है वो केवल पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए है। पश्चिमी राजस्थान में आज भी वन्य जीव विचरण करते आप देख सकते हो। इसके पीछे केवल और केवल ये अवेयरनेस है और शिकारियों से भी संघर्ष, दूसरे लोगों से भी संघर्ष, पुलिस से भी संघर्ष, वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से भी संघर्ष। इन सब संघर्षों के बीच अगर किसी मूक प्राणी के लिए अगर कोई आवाज बनता है तो हम मानते हैं कि हमारे संगठन का और हमारे संगठन से प्रभावित होकर विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो इस मुहिम का एक हिस्सा बनते हैं, जिसमें गवर्नमेंट में ने भी एक वन्य जीव कल्याण बोर्ड है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, उसका नाम अमृता देवी बोर्ड के नाम से रखा है। तो उसमें हम चाहते हैं कि ऐसे लोग अगर पहुंचे जो रियल में इस काम को वन विभाग के साथ, पुलिस के साथ और सुरक्षा की दृष्टि से इन वन्य जीवों को बचाने का काम करें। हमने आपको समय समय पर आपने देखा होगा कि हमने बहुत अच्छे अभियान चलाए, जैसे सोलर कंपनियां यहां लगी तो हमने सोलर का विरोध नहीं किया, परंतु सोलर के अंदर जो नेचुरल हैबिटेट थे, नेचुरल हैबिटेट में जो जानवर रहते थे, जैसे रेप्टाइल है, रेप्टाइल अगर आप किसी चीज को खोदोगे तो जमीन में मिलेंगे जी, जैसे सांडा है, सांप है, सरीसृप है, छिपकलियां है। ये क्या है, ये अपने इस पूरे क्षेत्र का वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जब ताल तलैया भर जाती है तो उन्हीं के बिलों के माध्यम से पानी है वो नीचे ग्राउंड तक पहुंचता है, वो एक वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। प्रकृति के मित्र है सब ये। तो वो आप खोदोगे, खोदने के बाद उसमें ग्रिट व्रिट डाल के ये करोगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी या खोदने के दौरान वो नष्ट हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बिना, उसमें एक चीज हमने वन विभाग को कहा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको जोड़ना चाहिए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी चीज लगती है तो वहां की प्रकृति और बायोलॉजिकल पूरे सिस्टम को डिस्टर्बेंस होता है, तो ये किया जाए। दूसरा हमने उनको कहा था कि आप कुछ मत करिए, आप ये जो कर रहे हो ये प्रकृति का ऐसा उपहार है सोलर ऊर्जा जिसमें सबसे कम प्रकृति के नुकसान में सबसे अच्छी ग्रीन एनर्जी पैदा होती है सोलर से। परंतु आपने 1000 बीघा जमीन एक्वायर की है तो उसका 10वां हिस्सा 100 बीघा जमीन उसी क्षेत्र में उसी के सटी हुई
एक पेड़ को वहां से कट हुआ है, तो उस पे चढ़ने वाले, उस पे रहने वाले पक्षी, रेप्टाइल और उसकी आसपास विचरण करने वाले चिंकारा या जो वन्य जीव है, उनको कम से कम एक जगह स्थापित करने के लिए 1000 बीघा में से 10% का हिस्सा आप उसको एक अभयारण्य विकसित करें, उसके अंदर पानी का एक तालाब बनाएं और हरे भरे पेड़ लगाएं, और वो धीरे धीरे वहां की जो स्थानीय प्रजाति है वो सभी की सभी उसमें शिफ्ट हो जाएगी। ये शिफ्ट होने से आप उसमें पैसा लगाइए, तारबंदी कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो CSR का फंड है, हर कंपनी का अपना CSR का फंड है। बीकानेर के CSR फंड को हम रणथंभौर में लगाए, इसके हम पक्षकार नहीं, ये पैसा यही लगे। आपने ये अभियान चलाया, ये अभियान चलाया, हमने सजेशन दिया गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को हमने दिया था, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। इस बार मुझे उम्मीद है, मैंने अक्षय ऊर्जा के MD से भी बात की थी, उन्होंने कहा ये आपके प्रपोजल बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो, और 10% माइनिंग क्षेत्र में भी क्षेत्र रिजर्व होता है, 20% जिसमें वृक्षारोपण करते हैं, तो सोलर भी एक इंडस्ट्री है, उसका 10% एरिया अगर रिजर्व रख के उसमें अगर अभयारण्य विकसित किया जाए तो लोकल स्पीसीज और कुछ नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल क्या है, देखिए आप, एक चिंकारा है, उस चिंकारे की हैबिट है, आप पढ़ लीजिए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता चाहे वो मरना पड़े। तो आप 1000 बीघा में अगर कोई चीज विकसित करोगे तो वहां वो रह नहीं सकता, वो सारे खत्म होते। वो नेचुरल हैबिटेट के लिए ये अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ में अपराध भी है। और हमने कंपनियों में ये कहा था कि आप होर्डिंग लगा के रखिए कि ये बहुत संवेदनशील जानवर है, अगर इसकी आवाज करके भी आप इसको परेशान करते हैं, तारबंदी करके उसको अगर आप अवरुद्ध करते हैं या किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको बहुत भारी सजा मिल सकती है। कि श्रेणी फर्स्ट का जानवर है, फर्स्ट श्रेणी का टाइगर है, फर्स्ट श्रेणी की गोडाउन है, फर्स्ट श्रेणी का ही चिंकारा है। परंतु सरकारों में इनकी संख्या को देखकर निर्णय लिए जाते हैं। गोडाउन और टाइगर पर जितना बजट खर्च होता है उसका 1 से 2% भी बजट इन जानवरों पर नहीं होता, और धीरे धीरे इसी का परिणाम है कि वो भी विलुप्त की श्रेणी की तरफ जा रही है। तो ये गवर्नमेंट के वन विभाग में बैठे हुए लोगों को इसका मैनेजमेंट देखना चाहिए। अभी देखें, हमारे जैसलमेर के अंदर एक शिकार की घटना हुई, आर्मी एरिया के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर जाकर शिकारी बंदूक के साथ जाकर शिकार कर लाता है। तो प्रतिबंधित एरिया के अंदर वहां की बॉर्डर इंटेलिजेंसी, वहां की BSF, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस और वहां का वन विभाग, 5 एजेंसियों को धत्ता बताकर शिकारी उस क्षेत्र में जाकर, जहां फील्ड फायरिंग रेंज है या प्रतिबंधित क्षेत्र है, सामान्य आदमी वहां नहीं प्रवेश कर सकता, और शिकारी ने वहां जाके शिकार कर लिया। इसको संवेदनशीलता से लेते हुए एक जगह मौनगढ़ में और शिकार हुआ, तो अभी जस्ट ही हमने एक SIT का गठन करवाया। माननीय हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से बड़ी संवेदनशीलता दिखाई, और भजनलाल जी की सरकार ने भी ये कहा है कि हम किसी भी मामले में असंवेदनशीलता, कोई चाहे अधिकारी हो और चाहे कोई दूसरा हो, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक SIT का गठन किया है, जयपुर स्तर की SIT है जो इस पूरे प्रकरणों की जांच करेगी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जांच के साथ साथ ये भी करें कि जितने भी वाइल्ड लाइफ के अपराध के मुकदमे हैं उन मुकदमों की भी स्क्रूटनी करिए कि सब कुछ बरामदगी होने के बाद भी उनको सजा क्यों नहीं मिली। तो एक वन अपराध अगर रुकेगा तो एक टाइगर के लिए या एक गोडाउन के लिए अगर अपन अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, आज अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपकी ये प्रकृति के जो कुछ जानवर जो केवल पश्चिमी राजस्थान में बचे हैं, इनके संरक्षण के लिए, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चिंकारा है, इन दोनों का शिकार सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों के संरक्षण के लिए टाइम रहते हुए अगर अपन ने कोई कदम उठाया तो निश्चित रूप से ये बच पाएंगे। और हम इस बार सरकार को अच्छा सजेशन दे रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस वाइल्ड लाइफ में जो हमारे 20 सालों से हम करते आ रहे हैं उसमें कुछ निर्णायक पोजीशन पर हम पहुंचे। ये मेरा एक सतत प्रयास है जिसको मैं मेरे हॉबी के साथ लेता हूं, और समाज ने मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, और सामाजिक संगठनों से जुड़ के रहने का, ताकि हम एक सेवा के भाव में हमेशा तत्पर रहे। इसलिए मैं इस संगठन से जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा और काम करता रहूंगा। इस संगठन में आपके समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी हैं? इसमें शुद्ध शाकाहारी कोई भी जाति और कोई भी धर्म का व्यक्ति इसमें सदस्य हो सकता है। ये विश्नोई जो शब्द लगा है ये मां अमृता देवी के लिए लगा है, अखिल भारतीय जीव रक्षा, इसका नाम जीव रक्षा है, विश्नोई अमृता देवी के लिए है। और अभी अमृता देवी विश्नोई के नाम से एक RAC की बटालियन भी बनी है,
एक हमारे जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी बना है। तो हमारा ये संगठन 1977 से चला आ रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। जो जैसे मेनका गांधी जी है, मेनका गांधी जी हमेशा मेरे से बात करती है। वो जब राजस्थान में ऊंटों के शिकार की या ऊंटों को अवैध परिवहन की जब भी बात आती है, उनका सीधा फोन मेरे पास आता है, उनके कार्यकर्ताओं का फोन मेरे पास आता है, कार्यालय से फोन आता है और हर संभव मैं उनकी मदद करता हूं। जो वो मुझे कहती है वो काम करके उनको वापस रिपोर्ट करता हूं। अलग अलग लोगों के शौक है। मेनका गांधी जी बहुत ऊंचे पद पर रहकर अगर छोटे छोटे जानवरों की रक्षा के लिए वो तत्पर रहती है, ये मैं मानता हूं। वो अगर किसी गली के कुत्ते के साथ भी किसी ने अगर उसके साथ गलत किया है और उसकी शिकायत पहुंचती है तो एक्शन लेती है। ठीक है। ठीक दूसरा एग्जाम्पल मुझे अंबानी परिवार से मिला। ये धीरे 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 नई पीढ़ी में इस मूवमेंट को और ज्यादा गति देने के लिए मैं मानता हूं कि ये नीम के पत्थर साबित होंगे। इन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं इस संगठन के माध्यम से। अच्छा, आपको 20 साल हो गए इस संगठन में काम करते हुए। आप ऐसा कोई काम बता सकते हो जो माइलस्टोन हो? देखिए, हमारा सबसे बड़ा काम शहीदी मेलों का एक तो आयोजन हमारे इस संगठन के माध्यम से। दूसरा, हमने कम से कम ये मान के चले इस संगठन के माध्यम से हमने पूरे भारत में ऐसा नेटवर्क स्थापित किया। उस नेटवर्क के बदौलत बिहार में नील गाय को मारने का पार्लियामेंट्री आदेश जारी हो गया। हमारे संगठन ने एक अभियान चलाया पूरे भारत से और उसकी हत्या पर तुरंत रोक लगवाई। उसके बाद में ये ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक ऐसा ही राजस्थान में हुआ, ठीक ऐसा ही हरियाणा और पंजाब में हुआ। हमने सब जगह से उनकी इस जीव हत्या को पर रोक लगाई। इसको आप एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस में ले सकते हो, परंतु किसी भी जीव को मार नहीं सकते। दूसरा बड़ा काम हमारे पंजाब सरकार में आदरणीय बादल साहब, आज है नहीं वो इस दुनिया में, परंतु हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके पास हम गए कि अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का मुख्यालय आभोर में है। तो हम चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मां अमृता देवी उद्यान के रूप में कुछ चीज विकसित करे ताकि आने वाली पीढ़ियां इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। तो बादल साहब ने हमारे संगठन को उसी टाइम हमें बिठाकर 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करके एट ए टाइम पंजाब गवर्नमेंट का जितना जल्दी एक्शन हुआ हमने कभी नहीं देखा। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहां पे एक आभोर के अंदर एक मां अमृता देवी पर्यावरण एक पूरा स्मारक बनाया है। उसमें अमृता देवी की तस्वीर वो लगाई है और वन विभाग के अधीन और उसमें 363 खिजड़ी के पेड़ लगाकर एक पर्यावरण की दृष्टि से बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र स्थापित कर दिया है। वो हमारे संस्था की एक पहल थी। ठीक ऐसा ही हमने राजस्थान सरकार से भी मांग की थी। राजस्थान सरकार में पिछले राज में हो नहीं पाया हमारा। मध्य प्रदेश सरकार ने मां अमृता देवी के नाम से एक उद्यान विकसित कर दिया है। उनको भी हम इसी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे मुकदमे वन्य जीवों के रोकथाम के जिनकी जो संख्या है हम आपको काउंट कराएं हजारों में। आपके खिलाफ हुए ऐसे? हमारे खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं और हमें धमकियां भी मिलती हैं और हमें इस टाइप के राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से इस टाइप के आरोप भी लगते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले मेरा इसमें सबसे जो टीस की बात थी राजनीति में कि कोई भी शिकार हो जाता था, जब मैं जिले के उपाध्यक्ष था तो मैं सोचता था कि उस क्षेत्र के अंदर जिस थाने में हमने मुकदमा, पहले पुलिस में मुकदमा दर्ज होता था, तो वहां का जो विधायक और वहां का जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था वो पुलिस एसएचओ को फोन करता था कि इस मुकदमे में इस मुलजिम को बचाना है। तो वो मुलजिम बच जाता था और हम प्रयास करते, हमारा कुछ होता नहीं। तो हमने ये सोचा कि यार ये काम कैसे रोका जाए। आज के दिन हमने धीरे 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 ये मुहिम चलाई है कि हम राजनीतिक रूप से, मेरा चैलेंज है कि पूरा बीकानेर जिला नहीं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जो शिकार किए हुए व्यक्ति की सपोर्ट में किसी पुलिस को या वन विभाग के अधिकारी को टेलीफोन करके उसको बचाने की हिम्मत रखता हो। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें 36 कौम का हमें सहयोग मिला और उन नेताओं ने हमें अप्रिशिएट किया। उसका एक ताजा एग्जाम्पल देता हूं कि हमें कोई किसी से द्वेषता बैरता नहीं है। कोई भी शिकारी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, परंतु अनूपगढ़ घरसाना है, इसमें बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है और
हमारे वहां शिमला बावरी जी 2013 में चुनाव लड़ी, तो मुझे प्रदेश की तरफ से, संगठन की तरफ से कहा कि भाई आप लोगों के क्या लड़ाई झगड़ा है। तो मैंने कहा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो मुझे वहां बुलाया गया, मैं उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था इस संगठन का। आप लोगों का मतलब बिश्नोइयों का अखिल भारतीय जीव रक्षा और विष्णु शिमला सभा बावरी का, का। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष था। तो मैंने कहा कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये लोग जंगलों में रहते हैं और आदतन शिकारी है, बावरी जाति लगाते हैं और हम शिकार के विरोध में हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम इनके मुग्ध में करवाते हैं और ये आगे पीछे रहते हैं। तो बोलो चुनावों में, तो हमने कहा कि चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। तो शिमला जी ने अपने समाज को इकट्ठा किया और मैं वहां पहुंचा। पूरे समाज ने, महिला पुरुषों ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि हम शिकार में कहीं विश्वास नहीं रखते और जो शिकारी शिकार करके आएगा हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आज खुले मंच से आपको ये कहना चाह रहा हूं कि शिमला जी ने 5 साल विधायक रहते हुए शिकार तो होते रहे, परंतु किसी भी शिकारी का कोई सपोर्ट कहीं टेलीफोन नहीं किया। उस महिला ने, उसको मैंने कहा कि ये हमारी बहन है, और दिल खोल के उसको वोट दिए और उसको विधायक बनाया वहां से। परंतु ये बात, ये मैसेज देने वाली बात है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी राजनेता अपने किसी भी संगठित कोई भी अपराध करने वाला, जो कोई या आदतन अपराध करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको रोक सकते हैं। तो मैंने इसका राजनीतिक उपयोग भी लिया जीवों की रक्षा के लिए। और आज भी ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राजस्थान में कहीं भी वन अपराध में, अवैध खनन, अवैध इन चीजों का मैं अभी तक नहीं कह रहा हूं, परंतु अवैध शिकार में और अवैध पेड़ कटाई के मामले में कोई भी राजनीतिज्ञ अगर टेलीफोन करता है, मुझे मिल जाता है, तो मैं उसको सार्वजनिक मंचों पर उसको एक्सपोज करता हूं, उसको मीडिया तक के बयानों में उसको एक्सपोज करता हूं। और किया है, वो वायरल हुआ है, उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से कि आइंदा से ऐसा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे तो एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं और एक वन्य जीव घायल पड़ा है, अब मैं आपके संगठन से संपर्क कैसे करूंगा? आप अगर कहीं भी घायल आपको मिले और जिस भी व्यक्ति के, आपके जिले के, प्रदेश के, राष्ट्रीय के किसी भी व्यक्ति के कोई नंबर है जी, कोई भी विश्नोई का अगर आपके पास नंबर है, किसी भी विश्नोई का पास आपको नंबर है, तो उस विश्नोई को आप टेलीफोन कर सकते हो। वो प्रत्येक व्यक्ति हमारा सदस्य है, वो आपको उचित मार्गदर्शन देगा। नहीं तो उनके पास हमारे जरूर नंबर है, या उस क्षेत्र में काम करने वाले तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के किसी न किसी, नहीं तो सामाजिक संगठनों के, हमारे सेवक दल के, महासभा के किसी न किसी व्यक्ति का उसके पास नंबर होगा। वो आपको उचित मार्गदर्शक देगा और उचित समय पर आपको उचित गाइडेंस करते, या वो नजदीक होगा तो अपने वाहन से आकर उस जानवर को रेस्क्यू करेगा। अच्छा, ये आपको रहा है। ये 1-2 बार शायद आपने भी मुझे कहीं से टेलीफोन किया था, परंतु वो जानवर बच नहीं पाया। जी, आपने प्रयास किया कि उसको रेस्क्यू किया जाए और मैंने रेस्क्यू के लिए गाड़ी रवाना की, तब आपका वापस फोन आया कि ऑफ हो गया। फिर भी उसका हमने अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधित विभाग को भेजकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। शिवराज जी, मुझे तो पता है, मैं आपसे, मेरा सवाल इसलिए था कि ये व्यूअर जान ले, मेरे जितने मैं भी दर्शकों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र में अगर वन्य जीवों के शिकार संबंधी कोई भी अपराध हो रहा है, हम आपकी कोई सूचना को कहीं लीक नहीं करेंगे। आप निसंकोच होकर संबंधित किसी भी व्यक्ति को, जिसको आप जानते हो अपने जिले में, अपने तहसील में, नहीं जानते हो तो बृजमोहन जी को भी कह सकते हो, अगर आप इनको सूचना देते हो तो उस जानवर को सुरक्षा देना, अगर वो जिंदा है तो उसको रेस्क्यू करवाना, और अगर उसका अपराध में उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए हम तत्परता से उस पर लगन से काम करेंगे। आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन है वो हम कहीं भी सार्वजनिक नहीं करेंगे। आप हमें शिकार की कोई भी सूचना है उसको निश्चित रूप से गुप्त तरीके से हमारे तक जरूर पहुंचाएं। आप सब लोग अगर थोड़ा प्रयास इसमें करोगे तो ये वन्य जीव है, ये बच पाएंगे, ये प्रकृति में आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो बहुत सी जगह ये विलुप्त हो चुके हैं और अपने यहाँ भी विलुप्त हो जाएंगे। जी, अच्छा, उसकी आइडेंटिटी लीक इसलिए नहीं करोगे ताकि वहां उसकी लोकल दुश्मनी नहीं हो, और ऐसी अगर दुश्मनी हो भी जाएगी तो हम उसका संबंधित हमारे वहां के संगठन का
जैसे एक जैसलमेर का अभी एक लड़का था, उस लड़के को किसी ने धमकी दे दी, तो धमकी दी बंदूक के साथ। तो शिकारी ने मौके पर उसको देख लिया, तो उसने कहा कि अगर किसी को बोल दिया तो मैं तेरे गोली मार दूंगा। तो उसने उस जगह तो जैसा तैसा उसने निकल गया और वो भाग गए, परंतु उसने तुरंत मुझे सूचना दी। सूचना देने के बाद में उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के 307 के तहत उसके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करवाया जैसलमेर में, और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को पाबंद करवाया है उस पूरे को। जिन जिन लोगों ने उसको धमकी दी या राजीनामा करने के लिए प्रयास के लिए कुछ दबाव डाला, उन लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करवाया। वन्य जीवों के शिकार के मामले में कोई राजीनामा नहीं होता, कोई पंचायती नहीं होती, कोई खा पंचायत नहीं होती। अगर कोई उस खा पंचायत के माध्यम से ऐसे प्रकरण करता है तो वो खुद उसमें मुलजिम बन जाता है। इसलिए वन्य जीवों के शिकार में मामले में जिसने भी गलती की है उसको सजा जरूर मिलेगी, वो किसी एंगल में मिले। बहुत से मामलों में सब चीजें बरामद होने के बाद में वन विभाग उसको सजा तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए हमने इस बार गवर्नमेंट से निवेदन किया कैश ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, उसके पीछे एक अधिकारी लगे जो अपराधी को सजा दिलाने तक उसका पीछा करे। कैश ऑफिसर स्कीम में अगर मानव के लिए हो सकती है तो जानवरों के लिए क्यों नहीं हो सकती। जी शिवराज जी, थोड़ा सा हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान ले। जी सर। आपकी एजुकेशन क्या हुई? मैं सर बीए हूँ और डिप्लोमा इन फार्मेसी हूँ, मेडिकल लाइन का आदमी हूँ। तो और मेडिकल लाइन का आदमी होने के साथ साथ मैं इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। फार्मासिस्टों की मैंने उनके वेलफेयर के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। उनको सरकारी नौकरियां दिलाने में हमारी जो संगठन था ऑल राजस्थान फार्मेसी स्टूडेंट एंड फार्मासिस्ट सोसाइटी, हमारे कॉलेज टाइम में हमने इसका गठन किया था, उसके माध्यम से किया। और उसके बाद में मेरा रास्ता बदल गया, तो मैं सरकारी सेवा में मैंने कभी आवेदन नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने कभी भी सरकारी सेवा में, जबकि मेरी जो डायरेक्ट भर्ती होती थी फार्मासिस्ट की, मेरे बहुत से साथी उसमें लगे हुए और मैं भी लग सकता था, परंतु मेरे को कभी भी नौकरी करने की कभी मेरे को चाहत नहीं रही। और मैंने कभी भी किसी भी नौकरी का सिंगल कोई कांस्टेबल का भी कभी फार्म नहीं भरा। तो आपके मदर फादर ने कहा नहीं, घर वालों ने कहा नहीं? घर वालों ने नहीं कहा। मैं जैसे मैं फार्मेसी करके आया तो उसके बाद मैंने खाजूवाला में 1 साल के लिए मेडिकल स्टोर खोला। अच्छा, आपने दुकान करी है? मैंने मेडिकल स्टोर शिवा मेडिकोज के नाम से खाजूवाला में की, और साल भर के बाद में वहाँ नहीं रह पाया, मैं खाजूवाला से छोड़ के वापस बीकानेर आ गया। और मुझे कभी घर वालों ने इसके लिए कभी कोई परेशान नहीं किया कि भैया आपको नौकरी करनी है। मैं मेरा बिजनेस करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है जी, और मैं मेरे काम से संतुष्ट रहता हूँ और बाकी समाज सेवा करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। इसके लिए भी मुझे कोई मना नहीं करता और कोई ये भी नहीं कहता कि आपको ये करना है। ये मेरे खुद का, मेरी मौज का काम है। राजनीति भी मैं मेरे मतलब संस्कारों और शौक की वजह से मैं आगे राजनीति में भी अपना काम कर रहा हूँ। राजनीति में भी मैं बहुत लंबे समय तक घर से बाहर रहता हूँ, तो ये घर वालों की भी मेहरबानी है कि वो भी इसके लिए भी मुझे कभी इस मामले में टोकते नहीं। पत्नी आपकी होम मेकर, बच्चे? बच्चा मेरा बड़ा बच्चा है, वो 5 ईयर लॉ कर रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अभी आरजीएस की तैयारी कर रहा है। और छोटा बच्चा है वो सीकर में प्रिंस से 2nd ईयर में, प्लस यूपीएससी प्लस ग्रेजुएशन, यूपीएससी फाउंडेशन का कोर्स और ग्रेजुएशन का 2 बच्चे हैं, वो दोनों पढ़ाई करते हैं। और ये मेरा जीवन चक्र चल रहा है। और कोई घटना आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, बचपन से जुड़ी कोई? देखिए सर, ऐसी कोई अचंभित घटना नहीं है, बाकी हर घटना मेरी अचंभित है। अच्छा, तो मैं कुल मिला के ये है कि काम कोई भी करो, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में करो, आप राजनीतिक क्षेत्र में करो, शुरू में आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ेगा और धीरे धीरे उसके स्टेप है। जो जिन स्टेपों से गुजरा है उसी को पता है, ये कहने से और समझाने से बात नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी जाओगे तो एक स्टेज पे जाकर आपको जैसे जैसे आपका ग्राफ बढ़ेगा वहाँ कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति एक बार मौका मिल जाए, चाहे पार्टी से टिकट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो आदमी बड़ा बनकर 5 साल 10 साल रह सकता है। परंतु सामाजिक क्षेत्र में 10 साल किसी सामाजिक पद पर टिका रहना,
ये सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि जी। वहां पे आपके हजारों सीसीटीवी कैमरे आपकी गलतियों को खोजते रहते हैं कि अगर आपके हजार अच्छाइयों के पीछे अगर एक छोटी सी कहीं बुराई मिल जाए तो उस पे काला तिलक कैसे लगे, इसके प्रयास में रहते हैं, हर व्यक्ति रहता है। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र में काम करना बहुत बड़ी चुनौती है बजाय राजनीतिक क्षेत्र की। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति किस्मत से भी हो सकता है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में काम करके 10 साल तक आप निर्विवादित, निकलंकित और किसी टाइप का आप पर कोई इस टाइप का आरोप नहीं लगा हो, ऐसा बहुत अच्छा मैं मानता हूं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को। और समाज की इन सामाजिक एक्टिविटी से ही आदमी का व्यक्तित्व निखरता है और वो हर चीज को सोचने और समझने की क्षमता रखता है। शिवराज जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने खूब सारी चर्चाएं की, आपके राजनीतिक जीवन की, आपके सामाजिक जीवन की। हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। बीएमआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो हर युवाओं को या हर ऐसे व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को निखारने और उसकी सच्चाई को आम जन के सामने रखने का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। मैं बीएमआर इस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ब्रिजमोहन जी आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।